नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम चलते हैं क्लास 10th की हिस्ट्री जो इतिहास किताब है उसकी पहला चैप्टर जो यूरोपीय राष्ट्रवाद है, इसका मैंने पहला पार्ट बना चुका हूँ ना। इसी का अब अगला पार्ट यानी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट को देखने से पहले मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वीडियो सेशन में देखिए। इसका पार्ट 1 डाला हुआ है, पहले आप उस वीडियो को देख लें, इसके बाद आप पार्ट 2 को देखें। तो अब चलते हैं पार्ट 2 में। इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका पार्ट 2 का जो पहला प्रश्न हमने बनाया है, उसका पहला प्रश्न है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, ये पूछ रहा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ से। मैंने पार्ट 1 में भी इसको इंक्लूडिंग किया था, तो याद रखिएगा यह बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बार बार कर रहा हूँ। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है यह वियना में है। कहाँ में है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो आप लोग जानते ही हैं कि वियना सम्मेलन से पिछले वीडियो मैंने भी बताया है कि वियना सम्मेलन जो हुआ था वह 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न कहता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था उसकी मेजबानी, उसकी नेतृत्व जो कर रहा था वह मेटरनिक कर रहा था। कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था ना। मेटरनिक जो चांसलर था वह किस देश का चांसलर था। तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया। तो याद रखिएगा यह जो सम्मेलन हुआ था इससे एक युग का अंत होता है और दूसरे युग की शुरुआत होती है। तो किस युग का अंत होता है? तो नेपोलियन युग का अंत हो जाता है और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। तो वह सम्मेलन था वियना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन के माध्यम से जो है एक युग का अंत हो जाता है और ये दूसरे युग की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा कौन सा युग है? तो नेपोलियन युग का अंत हो जाता है और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। किस सम्मेलन के माध्यम से? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से। वियना सम्मेलन हुआ था कब? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो अभी मैंने खुद बताया ही है कि किस सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। तो यही सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत हो गया और इसी सम्मेलन के माध्यम चूंकि एक युग का अंत हुआ तो दूसरा युग का शुरुआत हुआ। दूसरा युग कौन था? मेटरनिक युग। और मेटरनिक युग का शुरुआत जो हुआ था वह वियना सम्मेलन के माध्यम से ही 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है लुई 18वां कहाँ का राजा था, यानी कहाँ का शासक था लुई 18वां। तो याद रखिएगा लुई 18वां जो था वह फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था लुई 18वां। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किस नीति का अवलंबन किया था। तो इसका जो होगा आंसर स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। कौन सा नीति लेकर आया था? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति लेकर आया था लुई फिलिप, जो अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक मध्यम वर्गीय नीति लाया, ताकि क्या हो, मेरा जितना भी विरोधी है वह इस नीति से खुश हो जाए ना। उसी को खुश करने के लिए लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति ला दिया। अब अगला प्रश्न कहता है कि 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये गीजो को जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, नियुक्त करने वाला व्यक्ति कौन था? किसने नियुक्त कर दिया गीजो को प्रधानमंत्री के पद पर? तो याद रखिएगा नियुक्त करने वाला व्यक्ति थे लुई फिलिप। कौन थे? लुई फिलिप। याद रखिएगा गीजो को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो इस प्रधानमंत्री को जो बनाया था वह कौन बनाया था? तो लुई फिलिप ने बनाया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणतंत्रवादियों का नेता कौन था। गणतंत्रवादियों का जो नेता था वह लामार्टिन था। कौन था? लामार्टिन जो था गणतंत्रवादियों का नेता था। जबकि अब अगला प्रश्न जो कह रहा है कि सुधारवादियों का नेता कौन था। सुधारवादियों का जो नेता था वह लुई बला था। कौन था? लुई बला। सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई बला। याद रखिएगा गणतंत्रवादियों का नेता पूछेगा तो लामार्टिन मारना है और सुधारवादियों का नेता में कहेगा तो लुई बला मारना है। तो इस बड़ी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, बढ़िया से कन्फ्यूजन क्लियर कर देना है। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता
लुई बना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है लुई फिलिप ने कब अपना गद्दी त्याग कर भाग गया ना, यानी लुई फिलिप जो है, जो शासक था लुई फिलिप वहाँ का न, तो वह कब अपना शासक का पद त्याग दिया, छोड़ दिया। लुई फिलिप ने जो अपना गद्दी छोड़ा था वह 28 फरवरी 1848 को कब छोड़ दिया था, 28 फरवरी 1848 ईस्वी को अपना गद्दी छोड़ दिया था। अब अगला प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन का पतन कब हो गया। तो याद रखिएगा नेपोलियन का जो पतन हुआ था वह 1814 में हुआ था। कब हुआ था, 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि कार्बोनरी नामक गुप्त दल का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था। जो कार्बोनरी नामक एक संगठन था ना, जो एक गुप्त दल हुआ करता था, छापामारी उद्धार करने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह जो कार्बोनरी नामक गुप्त दल था इसकी स्थापना जो है 1820 ईस्वी में कब किया गया था, 1820 ईस्वी में, और राष्ट्रवादियों ने किया था। किसने किया था, राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न पूछेगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस दल से था। यह जो कार्बोनरी नामक गुप्त दल बना था, मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। मेजनी जो था इसका भी संबंध कार्बोनरी दल से ही था। किस दल से था, कार्बोनरी दल से ही इसका संबंध था। अब अगला क्वेश्चन कहता है, आप लोग जानते होइएगा कि गैरीबाल्डी जो था वह क्या था, एक गैरीबाल्डी जो है था एक नाविक था ना, और यह जो नाविक था गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। यह अपना जीवन जो है किस रूप में जीना पसंद करता था ना, यह चाहता था कि हम अपना जो जीवन है मेरा किस रूप में व्यतीत हो। तो याद रखिए गैरीबाल्डी अपना जीवन जो जीना पसंद करता था वह किसान के रूप में, किसके रूप में पसंद करता था, तो किसान के रूप में पसंद करता था अपना जीवन को जीना ना। अब अगला प्रश्न कहता है कि गैरीबाल्डी की जीवनी को किसने लिखा था। तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी को जीवनी को लिखने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है काउंट काबूर की मृत्यु कब हो गई। तो काउंट काबूर की मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में कब होती है, 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। यह एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही भी क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो सब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव के तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण कब हो गया, यानी पूरा इटली एक हो गया अंत तक कब। तो याद रखिएगा पूरा इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में ना, पूरा इटली का एकीकरण कब हो गया था, 1871 ईस्वी में। और अगला प्रश्न कहता है कि जर्मनी में कुल कितने छोटे बड़े राज्य थे। तो आप लोग खुद पता होगा कि जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में ना, जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभक्त था। तो इसलिए याद रखिएगा जर्मनी में कुल कितना छोटे बड़े राज्य थे, 300। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी मित्र हैं जो अगले बार 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम देंगे उनको भी यह फ़ायदा हो सके। सिर्फ आप अपने के लिए नहीं, अपने मित्र के लिए भी सोचें, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसलिए अगर उनको भी फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से तो उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए अब अगला इसका पार्ट जो आएगा पार्ट 3, उसमें इसका और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किए होंगे, सब्सक्राइब भी किए होंगे और शेयर भी किए होंगे। धन्यवाद।